हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो अब जब तक ये वीडियो बाहर आएगा जेई 2026 में मोटा मोटा 14 से 15 महीने का समय रह गया होगा। और बहुत सारे कमेंट्स इस समय, मतलब बहुत ही ज़्यादा सारे कमेंट्स इस समय ये आ रहे हैं, भैया मेरी 11th आधी से ज़्यादा बर्बाद हो गई है, भैया ये दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत हो गई है, 11th में ये पढ़ाई नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करा, वगैरह वगैरह वगैरह। मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया हूँ एक कंप्लीट रोड मैप जो यहाँ से एट दिस पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करने में तुम्हें जेई 2026 तक क्रैक करा सकता है। बिल्कुल सीधा, कुछ नहीं करना है, इसको फॉलो करते जाना है। हर चीज़ के बारे में अपन बात कर देंगे। इस वीडियो में क्या क्या होने वाला है मैं तुम्हें बता देता हूँ। सबसे पहले एक टाइमलाइन रहेगी कि यहाँ से तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कौन से महीने तक तुम्हारी कौन सी चीज़ें पूरी हो जानी चाहिए। जेई 2026 को मद्देनजर रखते हुए अपन ये काम करेंगे। इसके बाद मैं जाऊँगा मस्ट डू चैप्टर्स ऑफ 11th। अगर तुम्हारा बैकलॉग बना हुआ है, कुछ दिक्कत है, प्रैक्टिस नहीं की, जो भी है, 12th में जाने से पहले 11th के कौन से वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको अपने को खत्म करके ही चलना है। तीनों सब्जेक्ट्स की मैं बात बताऊंगा। उसके बाद अपन चलेंगे कि 12th आने के बाद अब चैप्टर्स को कैसे अप्रोच करना है कि किसी भी तरीके का बैकलॉग ना बने, चैप्टर्स कंप्लीटली पूरे भी हो और एडवांस लेवल तक अपनी प्रिपरेशन हो। 11th के चैप्टर्स जो होते हैं उसमें अपने को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाता है। 12th के चैप्टर जो है उसके लिए हमें एक अलग थोड़ी अप्रोच लगानी पड़ती है, क्योंकि 12th में चैप्टर ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है और टाइम उतना ही है। ठीक है, 11th से थोड़ी सी मुश्किल होती है 12th। इसके बाद लास्ट में अपन चलेंगे 11th के हाई वेटेज चैप्टर्स पे। हाई वेटेज चैप्टर्स यानी वो जो कि सीधा जेई में सवाल पूछे जाते हैं। मस्ट डूज वो है जिनके कंसेप्ट जो है वो 12th में यूज होंगे, तो तुमको करने ही करने हैं। वो जब एक बार कवर हो जाएंगे तो अपन जाएंगे हाई वेटेज चैप्टर्स पे। तो इस तरीके से वीडियो का फ्लो रहेगा। थोड़ी सी आंखें वगैरह मेरी लाल लग रही होंगी, तबीयत थोड़ी मेरी ठीक नहीं है और आई एम डेड टायर्ड राइट नाउ। पूरे दिन ऐसे क्लासेस वगैरह वगैरह, मेंटोरशिप की मीटिंग्स वगैरह, तो आई हैड अ वेरी लॉन्ग डे, बट आई ट्राई टू कीप अप द एनर्जी और सॉर्ट करेंगे आज तुम्हारा जेई 2026 सॉर्ट करवा दूंगा मैं इस वीडियो के बाद। ठीक है, तो इस वादे के साथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा टाइमलाइन की अपन बात कर लेते हैं। यू हैव रफली 3, जैसे नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर जनवरी अगले साल का, तो 3 + 12 दैट इज 15 मंथ्स फॉर जेई 2026। दिस टाइम इज मोर देन सफिशिएंट, विद एम्फेसिस बीइंग ऑन सफिशिएंट। बच्चे बार बार ये पूछे जा रहे हैं, भैया 11th में आ गया हूँ, 11th बर्बाद हो गई है, 12th में जाने वाला हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या यहाँ से हो पाएगा, कॉन्फिडेंस लूज करो, कॉन्फिडेंस लूज करो। भाई मैंने लोगों को लेजिट 2 ढाई महीने में जेई मेंस निकालते हुए देखा है यार। तुम 1.5 साल में जेई मेंस, 15 महीने में जेई मेंस नहीं निकाल सकते, कैसा मजाक करो, बहुत आराम से निकाल सकते हो। सबसे पहली चीज, बिफोर स्टार्टिंग 12th इन February March एटलीस्ट कवर ऑल द प्री रिक्विजिट टॉपिक्स एंड मेक अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑन देम। प्री रिक्विजिट टॉपिक्स मैं तुम्हें अगली स्लाइड में बताने वाला हूँ। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ कि उन पर होल्ड बनानी, क्योंकि 12th में जो चैप्टर्स हैं उनमें 11th के कुछ कंसेप्ट यूज होंगे। दूसरी बात, 12th जो है वो मई जून तक तुम्हारी स्लो चलती है, तो तब तक अपने को कोशिश करना है कि 11th में जो भी बैकलॉग है ये तुम्हारा मई जून ऑफ 2025 होगा। ठीक है, आने वाले साल में 2025 क्या होता है, 12th जो है मई जून तक चलती है धीमे, क्योंकि शुरुआत में टीचर्स भी धीमे धीमे कंसेप्ट बिल्ड करा रहे होते हैं। तुम्हारा केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक वगैरह चल रही होती है, उसमें लगभग सम चैप्टर्स में सेम कंसेप्ट लग रहे होते हैं। फिजिक्स में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह आता है, तो धीरे धीरे टीचर्स बिल्ड करते हैं उसमें। मैथ्स में भी तुम्हारे बहुत ईजी सेट्स इनवर्स वगैरह चल रहा होता है, तो बहुत ही आसान है। कहने का मतलब ये कि ये टाइम जो है मई जून तक, तुम्हारी गर्मी की छुट्टियों के एंड तक, उससे पहले 11th का जितना बैकलॉग है वो कवर करने के लिए तुम्हारा गोल्डन टाइम रहेगा। आज से स्टार्ट करके तुम्हारे पास आगे अभी जून तक कितने 8 कुछ महीने बनते हैं, 8 से ज़्यादा ही। कहने का मतलब ये कि बैकलॉग कवर करने के लिए भी बहुत टाइम है। तो जेई 2026 तो सोच लो तुम फोड़ ही रहे हो यहाँ से। ठीक है, टारगेट फिनिशिंग 12th सिलेबस। हाँ, 12th सिलेबस जो है 11th और 12th दोनों, 11th अपन ने यहाँ देख लिया, 12th का जो सिलेबस है अपने को कोशिश करना है नवंबर या तो 25 तक या फर्स्ट वीक, ये 15 होगा, 25 नहीं होगा, 15 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर, मतलब 1-2 हफ्ते नवंबर तक, आधे नवंबर तक अपने को सिलेबस कंप्लीट कर देना है, बोथ 11th एंड 12th। ठीक है, तो ये तुम्हारी मैंने टाइमलाइन तुम्हें दे दी है, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। सबसे पहले वो कौन से चैप्टर्स हैं जो मैंने यहाँ डिस्कस करें कि ये प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये अपन को 12th में जाने से पहले कवर करने ही करने हैं। फटाफट एक रनडाउन दे दूंगा मैं तुम्हें। मस्ट डूज बिफोर एंटरिंग 12th। आ जाओ। हाँ, ठीक है, फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं। फिजिक्स में बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स तुम्हारी पूरी 12th में भी काम आएगी, तो इस पर अपनी अच्छी खासी पकड़ बना लेना। वेक्टर्स और काइनेमैटिक्स तुम्हारे बहुत सारे, मतलब जो हर चैप्टर में काम आएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया, तुम्हारा मैग्नेटिज्म हो गया, मूविंग चार्जेस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, यहाँ पे काम आएंगे। लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर तुम्हारा बहुत काम आने वाला है। ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ फिजिक्स है, मतलब ये सब तुम्हारे हर जगह काम आएंगे। अब तुम्हारा जो लॉज ऑफ मोशन है उसमें तुम एक चीज़ सीखते हो, फ्री बॉडी डायग्राम। तुम देखोगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुम डायरेक्टली भी रिलेट कर ही नहीं पाते हो, कि सोचते हो कि यार चार्ज पे मैं कौन सा डायनामिक्स लगा लूँगा या चार्ज पे मैं कौन सा मोशन लगा लूँगा। तुम अभी 12th में आओगे, तुम सीखोगे, तुम चार्ज का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे होगे मैग्नेटिज्म में। तो इस सब का तुम्हारा आगे बहुत यूज आने वाला है, तो इस सब पे अपने को अच्छी पकड़ बना के रखनी है। वर्क पावर एनर्जी के तो कंसेप्ट खोट के पी जाओ। काइनेटिक एनर्जी वाला जो थ्योरम है या कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी वाला जो थ्योरम है, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यस, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास, ये दोनों कंसेप्ट भी सेंट्रल रहते हैं तुम्हारे। ये हर फिजिक्स के कंसेप्ट में तुम्हारे आगे जरूर यूज होंगे, तो इन पर भी जितनी अच्छी पकड़ बना के रखोगे उतना ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, बेसिक मैथ्स, वेक्टर्स, काइनेमैटिक्स, लॉज ऑफ मोशंस, वर्क पावर एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सेंटर ऑफ मास, सीओएम जो होते हैं। ठीक है, ये
ऐसा नहीं है कि ओनली सिर्फ सिर्फ तुम्हें यही कवर करना है फिजिक्स में, नहीं, समझना ये वो लिस्ट है जो 12th में बहुत हैवीली यूज होगी, तो सबसे पहले 12th में जाने से पहले इनको कवर करके रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। स्टोइशियोमेट्री, मोल कंसेप्ट, तुम्हारी पूरी 12th की फिजिकल केमिस्ट्री सिर्फ इसी पे बेस्ड रहने वाली है, इसके बिना समझ लो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। रिडॉक्स रिएक्शंस एंड केमिकल बॉन्डिंग्स तुम्हारा आईओसी की वो रहेगा, और जीओसी और आइसोमेरिज्म तुम्हारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिस रहेगा। ये तो मुझे लगता है अनएक्सप्लेन्ड है, जो भी यहाँ से आगे तुम्हारी चीज़ें बिल्ड हो रही होंगी तुम्हारे 12th में, वो इन्हीं चैप्टर्स के ऊपर बिल्ड हो रही होंगी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टोइशियोमेट्री, रिडॉक्स, केमिकल, जीओसी और आइसोमेरिज्म, इनको करना ही करना है, इनके बिना 12th में जाओगे कंफ्यूज हो जाओगे, चीज़ें नहीं कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है। अगली बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स की। इनइक्वालिटीज, रिलेशन, फंक्शंस, ये तो तुम्हारे पहले ही चैप्टर में तुम्हारे यूज होने लगेंगे। इनइक्वालिटीज पर हर चैप्टर के घुमा फिरा के सवाल पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है ना। एक्चुअली क्या है, 12th में सपोज तुम्हारा चैप्टर है मैट्रिसेस, अब मैट्रिसेस में उसने इनइक्वालिटी घुसा के पूछ लिया, तो मैट्रिसेस का कंसेप्ट तुम्हें आता भी हो, इनइक्वालिटीज नहीं रिवाइज करा होगा, भूल जाओगे, निपट जाओगे। इंटीग्रल्स हो गए, कोई भी चीज़ हो गई, रिलेशंस एंड फंक्शंस उसमें बहुत यूज आएंगे, लिमिट्स वगैरह में तुम्हारा इसका बहुत ज़्यादा यूज आएगा। और 12th में तो सीधा सीधा चैप्टर्स भी है स्टार्ट में, रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो मतलब वो तो पढ़ना ही है। बेसिक नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ अगर तुम्हें याद है, अगर ये मेमोराइज्ड हैं तो बहुत ही बढ़िया, नहीं है तो यू कैन ऑलवेज रेफर, वो प्रैक्टिस करते करते हो जाता है, लेकिन वेरी हेल्प, दीज आर वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर कैलकुलस, तो इसका जरूर इसको याद कर लेना। लिमिट्स जो तुमने अगर कुछ कोचिंग्स में पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में ऑफिशियली बहुत अच्छे से नहीं दिया 11th की, 12th में आता है, बहुत प्यार से पढ़ा होता है। तो लिमिट्स को है अगर तुमने तुम्हारी कोचिंग में कराया है तो ज़रूर इसको पढ़ लेना, क्योंकि एक चैप्टर आता है तुम्हारा लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 12th में, तो उसमें तुम्हारी बहुत हेल्प होगी। और स्ट्रेट लाइंस जो है वो पूरा तुम्हारा वेक्टर्स हो गया, और पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है आगे उसमें बहुत काम आती है, तो इसको ज़रूर कर लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेट पूरा नहीं लिख रहा मैं, तुम यू गेट द फील ऑफ इट, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें तीनों सब्जेक्ट्स की लिस्ट दे दी। रिमाइंडर दे रहा हूँ, ये सिर्फ वो चैप्टर्स नहीं है जो 11th में करने, 11th पूरी करनी है कवर, अपने को सिलेबस कवरेज मैक्सिमम रखना है, अभी बहुत टाइम है। ये वो चैप्टर्स हैं जिनका अगर बैकलॉग है तो सबसे पहले इनको निपटाना है, क्यों, क्योंकि 12th में यूज होंगे। आगे चलते हैं, अब मैं तुम्हें एक कंप्लीट ऐसे एक होलिस्टिक 5 स्टेप का गाइड देने लगा हूँ, ये अगर तुमने समझ कर लिया ये फॉलो, तो तुम्हें 12th के किसी चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तुम स्क्रीन पर पढ़ ही पा रहे हो, मैं फटाफट एक रन डाउन दे देता हूँ। सबसे पहले स्टेप 1 में कवर थ्योरी फ्रॉम एनी सोर्स दैट यू लाइक, लॉन्ग लेक्चर सीरीज, ऑनलाइन बैच, ऑफलाइन बैच, स्कूल में हो सकता है, स्कूल के बाद, ये सिर्फ स्कूल के लिए लिखा है कि स्कूल के बाद हो सकता है रेफरेंस फॉर जेईई मेंस एंड एडवांस यूज करना पड़े, क्योंकि स्कूल में कई बार जो होता है सिर्फ बोर्ड लेवल पर पढ़ाया जाता है, तो वो देख लेना अगर तुम्हारा स्कूल में एडवांस लेवल तक पढ़ाया जा रहा है, जो कि काफ़ी रेयर है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थ्योरी कवर कर ली, कॉलेज गए, कॉलेज करो, स्कूल गए, कोचिंग गए, ऑफलाइन गए, ऑनलाइन गए, जहाँ से भी है थ्योरी एडवांस लेवल तक की अपनी कवर कर लो। उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्विंग, अगर तुम कोचिंग वगैरह जाते हो तो अपने मॉड्यूल्स उठाओ, मटेरियल उठाओ, नहीं तो बहुत सारी रेफरेंस बुक्स में बार 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 रिकमेंड करता रहता हूँ, कोई भी शॉर्ट देख लो कि मिल जाएगा कई बार, और असिस्टेड सॉल्विंग करो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो। क्या होता है, बच्चे क्या कोशिश करते हैं कि सीधा क्लास में थ्योरी पढ़ाई और असाइनमेंट पे कूद गए, वो अप्रोच बिल्कुल सही है, बट कई बार होता है कि वो अप्रोच अपन से सॉल्व नहीं हो पाती, सीधा उठते ही सवाल नहीं हो पाते। अपने को हमेशा कुछ ना कुछ एग्जाम्पल सॉल्व जरूर चाहिए ही होते हैं। कई बार तो क्लास में टीचर करा देते हैं, अगर तुम्हारी क्लास में 15-20 एग्जाम्पल टीचर सॉल्व करा रहे हैं तो उनके पैर पकड़ लो और उनके साथ करते जाओ। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो घर आओ, थोड़ी सी खुद मेहनत करो, 15-20 सॉल्व इलस्ट्रेशंस देख लो, एक्सक्यूज मी, इलस्ट्रेशंस देख लो। यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने पढ़ाया होता है, सवाल सॉल्व कराए होते हैं, एग्जाम्पल्स उनके साथ सॉल्व कर लो। ये असिस्टेड सॉल्विंग जो वाईटी से है वही मैं बता रहा हूँ। किसी भी तरीके की हार्डशिप आ रही है, पहले एग्जाम्पल देख लो और असिस्टेड सॉल्विंग कर लो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि सवाल बन कैसे रहा है। इसके बाद आओ अपने चैप्टर प्रैक्टिस प्रॉब्लम, सीपीपी हो गई, कई क्लासेस में डीपीपीज, कोचिंग्स में डीपीपीज दी जाती है। इसके अलावा तुम्हारी एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइजेज हो गई, यहाँ पे तुम्हारे मॉड्यूल के सवाल हो गए, बहुत सारी चीज़ें, मतलब यहाँ पे तुम्हारी रेफरेंस बुक्स के सवाल हो गए, जिस भी तरीके का असाइनमेंट है। पीवाईक्यूज भी तुम इसी स्टेज पे लगा सकते हो, यहाँ लिखा नहीं है। स्टेप 3 में तुम पीवाईक्यूज वगैरह भी सॉल्व कर सकते हो, अच्छा अगले स्टेप्स में हो, ठीक है। स्टेप 3 में तुम पीवाईक्यूज वगैरह सॉल्व करो, उसके बाद जेईई मेंस लेवल के पीवाईक्यूज, अब तुम स्टेप 3 स्टेप 4 वो एक ही है। जेईई मेंस लेवल के पीवाईक्यूज, और जेईई मेंस लेवल के पीवाईक्यूज हो जाने के बाद जेईई एडवांस लेवल के पीवाईक्यूज फॉर दैट पर्टिकुलर चैप्टर, जिसको तुमने यहाँ थ्योरी से स्टार्ट करा था। हर चैप्टर के लिए अगर तुमने ये 5 स्टेप गाइड फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है यहाँ से कि एडवांस लेवल तक उसकी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, कंप्लीट होलिस्टिक कवरेज तुम्हें मिल जाएगा। हर चैप्टर के लिए अपने कोई करके चलना है, क्योंकि 12th में तुम अफोर्ड नहीं कर सकते कि तुम्हारा किसी भी तरीके का कोई भी बैकलॉग बने। 11th का बैकलॉग निपटाने के लिए पीछे अपने को टाइम मिल गया था, 12th का बैकलॉग निपटाने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। वहाँ पर नहीं प्लान नहीं कर सकते मई जून तक कर ले, क्योंकि पेपर जनवरी में ही सर पे आ जाएगा, तो 12th में साथ साथ कोई बैकलॉग नहीं बनने देना अपने को, ठीक है। फाइनल बात कर लेते हैं अब आखिर में कि क्लास 11th के वो कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनके बारे में भैया ने कहा था कि मई जून तक अपने को खत्म करके रखना है। क्यों? क्योंकि इनका वेटेज ज़्यादा है, इनका लिंकिंग हो सकता है नहीं हो सकता, लेकिन इसको कर जरूर लेना, क्योंकि इनसे सीधे सवाल उठ के आ जाता है। सबसे पहले फिजिक्स में ग्रेविटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 सवाल तुम हर शिफ्ट में एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, मतलब मान के चलो। थर्मोडायनामिक्स, एसएचएम, वेव्स, और वेव्स में खासकर डॉपलर्स इफेक्ट, इससे सवाल आता ही आता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ज़रूर कर लेना। एसएचएम थोड़ा सा कई बार ऐसे मॉडरेटली चला जाता है, बट कर लोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि एक सवाल एसएचएम और वेव्स का मिला के तो 100% आना ही है। उसमें भी ये है कि डॉपलर्स इफेक्ट की काफ़ी ज़्यादा वेटेज रहती है। अगेन एक और चीज़, हो सकता है ये लिस्ट में दोनों फिजिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट ना हो रहा हो 11th का, जो कि नहीं हो रहा है।
प्रायोरिटी दे रहा हूँ तुम लोगों को कि 12वीं में जाने से पहले सबसे पहले अपने को ये करनी है, सबसे पहले तुमको वो वाले करने हैं प्रीरिक्विजिट वाले, फिर ये वाले करने हैं जिनकी हाई वेटेज है, लास्ट में अगर कुछ तुम्हारे पास जैसे टाइम बच जाता है, क्योंकि अभी तुम एकदम इमरजेंसी मोड में हो, मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, तो मैं तुम्हें एक प्रायोरिटी दे रहा हूँ, स्टार्ट इससे करो, फिर इस पे आओ, फिर जो चैप्टर्स तुम्हारे फिजिक्स के अगर और भी कोई बच गए हैं तो उनको कर लो, ठीक है। सेम फॉर केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। केमिस्ट्री में ऑल चैप्टर्स ऑफ प्रायोरिटी 1 जैसा मैंने यहाँ लिख दिया है। उसके बाद अपने को चलना है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से 1 से 2 सवाल हर साल पूछ ही रहा है मेंस, मतलब अब जो है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है जेईई मेंस ने, तो इसको ज़रूर कर लेना। थर्मोडायनामिक्स सेम। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स से पहले क्या है कि वो कोशिश करते थे कि 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ज़्यादा है तो 12th में पूछे और जीओसी वगैरह से सवाल पूछे, बट अब हाइड्रोकार्बन से सीधा सीधा सवाल आने लगा है, तो हाइड्रोकार्बन्स को ज़रूर कर लेना। हाइड्रोकार्बन्स और ईएसी ये ज़रूर कर लेना। उसके अलावा नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर से सीधा सवाल नहीं आता, नॉमेनक्लेचर के सवाल घुस घुसा के कई बार पूछ लेता है, जैसे ऑर्गेनिक 12th के साथ मैच कर दिया कि नॉमेनक्लेचर पढ़ लो, तो वो ज़रूर कर लेना। और गैशियस स्टेट से एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन 110% मान के चल लो। न्यूमेरिकल नहीं आता है तो गैशियस स्टेट के ग्राफ जरूर पढ़ लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गैशियस स्टेट। और एक केमिस्ट्री में, अच्छा इक्विलिब्रियम तो तुम्हारा अगले साल आएगा, ठीक है। ग्राफ्स से मुझे याद है इक्विलिब्रियम के भी ग्राफ्स थोड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथ्स में बात कर लेते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, बट 1 से 2 सवाल इसके जरूर आते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों को कई बार नहीं समझ आती और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर पूरी नहीं समझ आ रही है तो इसमें 3 जरूर कर लेना। सर्कल, सर्कल से बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। हाइपरबोला, हाइपरबोला से भी ज़्यादा मैं कहूँगा पैराबोला इज़ इंपॉर्टेंट, पैराबोला से बहुत भर भर के सवाल पूछता है। और एलिप्स, इसके अलावा आगे जाओ तो हाइपरबोला वगैरह भी पढ़ सकते हो, बट ये तीनों तो जरूर कर लेना। तुम्हारी पॉसिबिलिटी, अब देखो गारंटी कोई नहीं है, पास्ट ट्रेंड्स पे अपन एक प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कि इससे आने की संभावना ज़्यादा है, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम एक क्वेश्चन 100%। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में एक फॉर्मूला होता है न्यूटन्स फॉर्मूला, अगर तुम लकी रहे और तुम्हारे पेपर में ये सवाल आ गया, क्योंकि हर जेईई मेंस के शिफ्ट में, हर जेईई मेंस के सेशन में 10 शिफ्ट होते हैं, एक शाम का एक सुबह का, ऐसे 5 दिन चलता है। 4-5 शिफ्ट में ये एक न्यूटन फार्मूला से सवाल जरूर पूछता है और ये फ्री के नंबर होते हैं। स्टैटिस्टिक्स इसमें तो क्या ही बताया, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो ये वाले चैप्टर जो है इससे एक आध सवाल जरूर आता है, परम्यूटेशन से 2 भी आ सकते हैं। तो ये रही तुम्हारी प्रायोरिटी। आई गेस यस दैट इज द एंड ऑफ आवर टुडेज वीडियो। कोशिश करिए, तुम्हें कंप्लीट गाइड दिया है। आखिरी चीज़ एक सेंडिंग नोट में तुम्हें देना चाहूँगा। देखो तुमने जो भी करा है, मैंने यहाँ पे एक प्लानर दे दिया है कि तुम्हारी हालत यहाँ से सही हो जाए, बट तुम्हें भी पता और मुझे भी पता है कि ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए थी। 11वीं में आके कम से कम तुम्हें एक ऐसे धक्का लगा होगा, थोड़ा चीज़ें तुमने समझी होंगी। अब आगे सुधर जाओ, वो धक्का जो लगा है उसको अपने दिमाग में डाल लो। आगे यहाँ से सिचुएशन ख़राब नहीं हुई है, बट बहुत ईजिली ख़राब हो सकती है। अगर यहाँ से तुमने ज़रा सा भी समय बर्बाद किया तो एकदम डाउनहिल गिर सकते हो, वहाँ से कोई वापस नहीं ला पाएगा तुम्हें, मैं भी वापस नहीं ला पाऊँगा। प्लीज़ बकल अप कर लो, प्लीज़ पढ़ाई कर लो, कोई दिक्कत वगैरह हो कमेंट्स ड्रॉप कर दो। आजकल एक हमने नया फीचर निकाला है, एक मेंबरशिप हमने निकाली है यूट्यूब के साथ। बहुत मामूली सा प्राइस है उसको, 29 रुपीज़ है नॉर्मल का और 59 रुपीज़ है एक नर्ड्स प्लस रखा है उसका नाम। तो उसमें क्या है, 29 रुपीज़ में हम तुम्हारे डाउट्स जो है उनको प्रायोरिटी में आंसर कर रहे होंगे कंप्लीट शॉर्ट्स के थ्रू, और 59 रुपीज़ में ये है कि हमारे मेंबर्स ओनली लाइव स्ट्रीम्स वगैरह रहेंगे, मेंबर्स ओनली वीडियोज़ रहेंगे, मेंबर्स ओनली कम्युनिटी पोस्ट रहेंगे, जहाँ पे हम तुमसे बहुत ज़्यादा एक्टिवली इंगेज कर रहे होंगे। तो अगर तुम मेंटोरशिप वगैरह नहीं ज्वाइन कर पाए किसी कारण से और तो महंगी है जो भी है, तो ये 29 और 59 मतलब पूरे महीने का 30 रुपये है। आई थिंक दैट इज़ क्वाइट अफोर्डेबल, तो वो भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। बस बाकी पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।